लेट्स स्टार्ट वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स क्या है, हम जैसे कि पता है आपको फर्स्ट चैप्टर में। हाउ इज इट नाउ? यस, परफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी, वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजर की जाए। Those quantities which can be measured by an instrument is what we call physical quantities. अब वो तो physical quantities को हमने क्लासीफाई किया था, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर में जो हम क्लासीफाई करने वाले हैं ना फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज हम क्लासीफाई करने वाले हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन के बेसिस पर इनको हम क्या करेंगे, हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो कैसे भाई? अब डायरेक्शन के बेसिस पे अभी हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती है बाय मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? मैग्नीट्यूड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 1 टू अप टू सो ऑन, जितनी इन्फिनिटी तक वैल्यू आती है वो हो सकती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और आपका दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन होता है यूनिट का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट आपका बनाता है क्या? मैग्नीट्यूड बनाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट आपका मैग्नीट्यूड बनाता है। और फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आपका मैग्नीट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे लेंथ को मेजर करना है और मैंने बोला कि मेरी लेंथ है ये 5 मीटर। तो अभी 5 मीटर क्या है? ये 5 जो है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और ये मीटर मेरे पास क्या है? यूनिट है। इसको कंबाइनली हम बोलेंगे दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड। लेकिन अब अगर मैं बोल दूं कि मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 5 न्यूटन की, अभी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन भी चाहिए होती है टू बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो 5 दोबारा हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, न्यूटन हमारे पास डायरेक्शन वो आ गया यूनिट। इसको हमने कंबाइनली बोला कि ये है मैग्नीट्यूड। लेकिन अब फोर्स 5 न्यूटन लगी, किस डायरेक्शन में लगी? दिस इज इम्पॉर्टेंट टू। तो मैंने बोल दिया 5 न्यूटन इन ईस्ट, ईस्ट में 5 न्यूटन लगी है, जिसका मतलब क्या है? अब हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए होगा। सेकेंडली डायरेक्शन भी आ सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं वेक्टर्स एक्चुअली हमारे पास है क्या। पहले तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 क्लासीफाइड टर्म्स होंगी फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज़। जो हमारी फर्स्ट होगी जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्या होती हैं ये? दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट मतलब ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स नो डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? स्केलर क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर टेंसर। बस एक बना बनाया नाम है कि स्केलर क्वांटिटी को हम ज़ीरो ऑर्डर टेंसर भी बोलते हैं। इसका ज़ीरो ऑर्डर होता है। टेंसर क्वांटिटी अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, वेक्टर के बाद टेंसर। लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी का दूसरा नाम है ज़ीरो ऑर्डर टेंसर या ज़ीरो रैंक्ड टेंसर। दोनों में से आप कोई एक चीज़ कर सकते हो, ज़ीरो ऑर्डर टेंसर या ज़ीरो रैंक्ड टेंसर। अब ये तो था हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। अब हम चलते हैं कि इसकी दूसरी हमारे पास क्लासीफाई होती है वेक्टर्स में। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको डायरेक्शन भी चाहिए, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन। सॉरी, पहले तो मैग्नीट्यूड का स्टार्ट करते हैं। इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, आइदर स्केलर, आइदर वेक्टर, आइदर टेंसर,
मैग्नीट्यूड तो उसको मस्ट चाहिए ही चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वो ऑफ कोर्स फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए होता है। अब मैग्नीट्यूड के साथ अगर यहाँ पर डायरेक्शन भी आ सकती है, डायरेक्शन आ गई। अब यही नहीं कि सिर्फ लिख लिया कि द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोज आर वेक्टर क्वांटिटीज, नो ऑफ कोर्स दोज आर टेंसर क्वांटिटीज। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो भी करवाना है। इट फॉलोज व्हाट, इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हम पढ़ेंगे आगे चल के तफसील के साथ कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक्चुअली होता क्या है। एडिशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड भी होता है और एनालिटिकल मेथड भी होता है। हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन है क्या एक्चुअली। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे, दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर का दूसरा नाम है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर या फर्स्ट रैंक्ड टेंसर, सही है, जिसके पास मतलब एक तो डायरेक्शन हो ही हो, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर या फर्स्ट रैंक टेंसर। अब भाई टेंसर क्या है, एक्चुअली हम आ गए कि टेंसर व्हाट एक्चुअली टेंसर इज, ठीक है। अब मैंने अभी अभी बताया कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी इट विल रिक्वायर मैग्नीट्यूड, तो मतलब यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड तो होगा। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन टू, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, ये सिंपल अपने एडिशन मेथड को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो वेक्टर्स बना ली, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरी वेक्टर है। ये जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है ये है 5 का और ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है ये है 4 का, ठीक है। 4 एम्पेयर, हम करंट की एग्जांपल लेते हैं, 5 एम्पेयर और 4 एम्पेयर। मुझे इसका टोटल चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाएगी ये ऐड होके, तो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसका फिर कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसका होगा 7 एम्पेयर। तो हमने बेसिक लॉ को फॉलो किया जो कि एडिशन का लॉ है, कि बस इनको सिंपली हमने ऐड कर लिया। मतलब यहाँ पर कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो हुआ कि हेड के ऊपर हेड रखो, टेल के ऊपर टेल रखो, फिर आप फाइंड करो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, नहीं, वो सिर्फ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है। टेंसर सिर्फ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करें, आर कॉल्ड टेंसर्स। अभी इसकी एग्जाम्पल अभी अभी हमने ली, एग्जाम्पल क्या थी, करंट। करंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, टेंसर क्वांटिटीज। करंट है, प्रेशर है जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। स्ट्रेस भी है, सिंस प्रेशर एंड स्ट्रेस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, आप लोग बोल सकते हो। तो अभी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है जी। प्लीज लेट फॉरएवर इन। ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। मुझे अभी तक बात बताओ, अभी तक अगर आपको समझ आया कि व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, व्हाट आर टेंसर्स, बिल्कुल हमने बेसिक से किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास अब हमारा वेक्टर चैप्टर है ऑफ कोर्स, तो हमें वेक्टर्स को अंदर ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा कि वेक्टर्स एक्चुअली हैं क्या। तो स्केलर्स पढ़ी, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसका दूसरा नाम जीरो ऑर्डर टेंसर और जीरो रैंक टेंसर। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन and follows vector law of addition as well. These are also known as first order tensor या first ranked tensor. फिर tensor quantities are those quantities which require magnitude and direction only, they don't follow vector law of addition. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेंसर्स आर करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, और भी होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इनपुट था। अब हम वेक्टर्स के एक्चुअली अंदर चलते हैं कि वेक्टर्स एक्चुअली है क्या। अभी तक तो पढ़ा हमने कि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, वेक्टर को डायरेक्शन भी चाहिए होगी, ठीक है। अब और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करेगा। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना कैसे होता है हमें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम एक बेसिक सिंबल बनाते हैं और उसके ऊपर हम एरो बना लेते हैं, जो हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वेक्टर का। या आप किसी सिंबल के ऊपर एरो बना लो, आपने जनरली ये देखा होगा हमारी बुक्स में, हमारी मैथ्स की बुक्स में, हमारी फिजिक्स की बुक्स में। लेकिन वेक्टर को लिखने का ये तरीका भी होता है कि आप एक अल्फ़ाबेट लिखो और उसके नीचे कोई एरो बना लो, दिस इज़ टू अ वेक्टर। तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पास पेपर के क्वेश्चंस में आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ये है,
तीसरी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की ये होती है, कोई अल्फाबेट बना लिया, उसके नीचे बस डैश बना लिया, दिस इज टू अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई बोल्ड अल्फाबेट बना रहे हो, बोल्ड, दिस इज बोल्ड, बोल्ड मतलब बहुत मोटा सा कलर किया हुआ, तो ये भी हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। 4 वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। एक अल्फाबेट बना लो, ऊपर एरो जो आप जनरली करते हो, नीचे एरो बनाओगे तो भी वेक्टर है, नीचे डैश बना लोगे तो भी वेक्टर है, एक बोल्ड अल्फाबेट लिख लोगे तो भी दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वेक्टर को हमने पढ़ा कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, या तो हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करवाऊंगी, उसके मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करवाऊंगी कि उस ए वेक्टर को मैं मोड के अंदर डाल दूं। इस मोड के अंदर डालना मतलब यू आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यू आर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर, या तो आप साइज ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो, मोड ऑफ द वेक्टर आप बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हो, बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन आप लोग याद करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जब मोड्स के अंदर आ जाए वेक्टर तो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सेकेंडली, आप मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हो, आप एक सिंबल बस ए बना लो, उसके ऊपर कोई एरो नहीं बनाना, नीचे कोई एरो नहीं बनाना, नीचे डैश नहीं बनाना, बोल्ड मत करना इसको, क्योंकि वो तो पूरा वेक्टर हो जाएगा। किसी को आवाज आ रही है या फिर जस्ट मी? किसी को, किरण आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? किरण, सबको आ रही है, आई गेस यू हैव एन इशू विथ योर नेटवर्क मे बी। हाँ, मुझे भी आ रही है। ठीक है। मेरा वॉल्यूम पे हाथ लग गया था, वो लो हो गया था। चलो, इट्स ओके। अभी ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। अब मैं किसी वेक्टर को खोलती कैसे हूँ, व्हाट इज वेक्टर, अगर मैं बोल दूँ ये एक ए मेरे पास वेक्टर है, तो मैं इसको खोलूँगी कैसे, ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करवाऊंगी, जो कि अभी अभी हमने देखा मोड को भी लगा के करवा सकते हैं, सिर्फ ए लिख के भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और ये किसी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा, किसी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप आ जाए तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमारे पास यूज होता है टू गिव द डायरेक्शन टू अ वेक्टर, तो ये हमारे पास डायरेक्शन देने के लिए काम आ रहा है, और दिस इज ओनली अ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वेक्टर कहलाता है। दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये तो है मैथमेटिकली लिखने का, दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग अ वेक्टर, कि वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इक्वल्स ए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जो मतलब डायरेक्शन देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाउ ग्राफिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वेक्टर की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या मतलब है इसका, अभी हम देखते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब क्या मतलब है कि हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, पहले तो आप लाइन सेगमेंट को समझो, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। अगर मैंने ये एक लाइन बना ली, यहाँ पर कोई एंड्स पॉइंट नहीं है, तो दिस विल बी अ सिंपल लाइन जो कि इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, ये लाइन कभी स्टॉप नहीं होगी, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लाइन। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन है जिसके पास दोनों एंड पॉइंट है, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के पास दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइन, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, तो सेगमेंट इज अ पार्ट, तो लाइन का सेगमेंट इज व्हाट वी कॉल लाइन सेगमेंट, और इसके पास दोनों एंड पॉइंट्स होंगे। और अगर मेरे पास सिर्फ एक एंड पॉइंट है और दूसरा जो है वो चलता ही जा रहा है किसी इन्फिनिटी तक, तो इसको हम बोलते हैं रे लाइन। रे लाइन मतलब इसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट है और दूसरा इसका चलता ही जा रहा है, तो दिस इज बेसिक लाइंस। लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इज डन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक वेक्टर है
और इसका मैंने एरो बना लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर, आप बोल सकते हो दिस इज अ रे, ठीक है। अब जो इसका ये होगा ना लेंथ, हमें पता है किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो इस लाइन की जो लेंथ होगी ना, ये एक्चुअली हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और इसका जो एरो हमें बताएगा ना, ये हमें डायरेक्शन को बताएगा। तो ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक लाइन बना लेते हो, एक रे लाइन बना लेते हो जिसकी लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देता है और जिसका एरो आपकी डायरेक्शन देता है। इज इट क्लियर? ताकि हम आगे बढ़ें। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे ऊपर जो आपने बताया था ना, जो मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला प्लीज रिपीट करना। ये वाला रिपीट करते हैं। वेक्टर को उसके अंदर लिखा हुआ है, मोड के अंदर, या फिर व्हाट इज इट कॉल्ड एज, ठीक है, दिस इज द मोड ऑफ द ए, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, मॉड के अंदर आप किसी वेक्टर को रख लोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। अब ये कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर आप किसी दो मोड्स के अंदर एक वेक्टर को रख लो तो ये आपको मैग्नीट्यूड देता है। मुझे पता है वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, दो डैश लगा लो, मतलब मोड्स लगा लो, उसके अंदर वेक्टर को डाल दो तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बन जाता है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप बस सिंपल अल्फ़ाबेट लिख लो ए, जो कि हमें बताएगा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। ये था सिंपल, कि मैग्नीट्यूड बताता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक्स था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं वेक्टर्स की। आज का लेक्चर बहुत बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा। वेक्टर्स की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमें जनरली इतनी टाइप्स पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन टाइप्स होती बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे उस टाइप को ले रहे हो। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली जो हमारे पास टाइप है वो है लाइक पैरेलल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, लाइक पैरेलल वेक्टर। लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन में, लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल मतलब दो वेक्टर्स की बात हो रही है। पैरेलल हम कब यूज़ करते हैं, दो लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब वो पैरेलल कहलाती हैं। तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स होती हैं दो वेक्टर्स जो कि सेम ही डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट करवाया, और दूसरे एक वेक्टर बी है जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट करवाया, तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हुई, लाइक पैरेलल वेक्टर्स हुई। लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल मतलब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और वेक्टर्स हैं ऑफ कोर्स। तो इनके बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो हो गया, हमारे पास सेम डायरेक्शन होगी इन दोनों की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो आप बता सकते हो? What will be the angle made between A and B? जी बिल्कुल, तो इसके दरमियान जो A और B के बीच में एंगल होगा ना, वो हमारे पास होगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री एंगल होगा A और B के। लाइक पैरेलल वेक्टर्स में 0 डिग्री एंगल होता है। इसमें ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, नहीं, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो तो ये लाइक पैरेलल वेक्टर ही मानी जाएगी। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप पर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। हमारे पास अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या होती हैं, इसी का अपोजिट ले लो। अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के दो वेक्टर्स लो, दोबारा दो वेक्टर्स की बात हो रही है। एक वेक्टर है ए हमारे पास, दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, ठीक है। अब ये लाइक अनलाइक है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे बना लो आप पैरेलल, ऐसे बना लो पैरेलल, या ऐसे बना लो पैरेलल, तो ये दोनों सेम होती हैं, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ कोर्स। तो अब मुझे बताओ इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस। अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स की डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, रिमेंबर दिस थिंग। मैग्नीट्यूड डजंट मैटर हियर, मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं करे, अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट विल बी द एंगल मेड बिटवीन वेक्टर ए एंड बी नाउ? क्या एंगल होगा?
मुझे बताओ अगर मैं वेक्टर ए लाइंस के दरमियान में जी एंगल किसके, दोनों लाइंस के बीच में? जी दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए वेक्टर है और मैं बी को मैंने ऐसे बना लिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अब? 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इन द अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल विल बी 0। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होती हैं? इक्वल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर ए था, तो ये मेरे पास वेक्टर बी है। देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास है तीन टाइप ऑफ वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। लेट्स गो टूवर्ड्स फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर्स। क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का? ये मैं आपको ऊपर भी समझा रही थी कि अगर मुझे वेक्टर को खोलना है तो मैं कैसे खोलूंगी? वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखती हूँ, मल्टीप्लाई करवा दो इसकी डायरेक्शन के, ए के ऊपर कैप लगा लिया, तो इसको ही हम बोलते हैं दिस इज अ यूनिट वेक्टर। दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं जनरल डेफिनेशन बोलूँ क्या होती है? इट इज यूज टू गिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को देता है किसी भी वेक्टर के, ये हम मुझे डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अगर मुझे इसी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स दिस इज वेक्टर, इसको खोलूंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब ए का यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप। किसी भी आप स्मॉल लेटर लो और उसके ऊपर कैप लगा लो, उसको हम बोलते हैं दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो अभी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए के ऊपर कैप। तो ये हमारे पास होता है ए का यूनिट वेक्टर। अब मुझे बताओ अगर मुझे यूनिट वेक्टर ये वाला फाइंड करना हो तो मैं क्या इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो ए कैप को मैंने इस साइड ही रहने देती हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो ए वेक्टर के नीचे आ गया डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड। तो दूसरी जो डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर की वो ये बनती है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज व्हाट वी कॉल यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की दो डेफिनेशंस हैं, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू एनी वेक्टर इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट। तो आप लोग बोलोगे ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर। फिर वो एग्जामिनर आपका फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बना सकता है कि अ वेक्टर विच इज इक्वल टू, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, अ वेक्टर विच इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर ही होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला को देख सकते हो। अब बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली हम फाइंड कैसे करते हैं? हम इस फॉर्मूला से करते हैं। कोई भी वेक्टर ले लो, उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा लो, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बात छोटी सी समझनी पड़ेगी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्राफ बना लूँ, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है, जो मेरे पास ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। आप लोगों ने ये तो बेसिक सिंपल पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर बनेगा ना, इसको हम बोलते हैं आई कैप। आई कैप क्या होता है? वो वेक्टर जो कि हमारा एक्स के अलोंग बने, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं आई कैप, मतलब वेक्टर आई।
आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, हम यूनिट वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स बोलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स बोलो, दोनों एक ही हैं। अब y के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर बनेगा ना, वो बनेगा जे कैप। तो जो x के अलोंग बनेगा वो i कैप, जो y के अलोंग बनेगा वो j कैप, और जो z के अलोंग बनेगा वो बनेगा k कैप, ठीक है, जो बनेगा k कैप। अगर अब आपका एक्सिस पर है, देखो अगर आपका एक्सिस पर है तो आपकी डायरेक्शन होगी वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर मैं किसी भी एक्सिस पर अपना वेक्टर बना लूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक्स के अलोंग एक वेक्टर बना लेती हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स एक ही डायरेक्शन मिलेगी जो कि आई कैप है। तो एक्सिस के अलोंग अगर आप अपना वेक्टर बनाते हो तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन क्या पता अगर मैं अपना वेक्टर जो बनाऊँ वो प्लेन में बनाऊँ। अब प्लेन क्या था, मैंने उस दिन ही आपको बताया कि प्लेन इज द एरिया बिटवीन टू एक्सिस। ये हमारे पास एरिया जो है ये प्लेन कहलाएगा। तो प्लेन हमारे पास कितने एक्सेस से बनता है, दो एक्सेस से बनता है, एक एक्स से बनता है, एक वाई से बनता है, मतलब यहाँ पर मुझे दो डायरेक्शन मिलेंगी। आई होप इट मेक सेंस, इफ इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस यू गाइज कैन आस्क मी, ठीक है। तो प्लेन में आपके पास दो डायरेक्शंस आएंगी। लेकिन व्हाट अबाउट स्पेस, अगर मुझे स्पेस में बोलना है तो मुझे पता है स्पेस हमारे पास क्या होता है, 3D प्लेन होता है। तो 3D प्लेन है, मतलब यहाँ पर अब थर्ड वाला वेक्टर भी होगा, तो मतलब यहाँ पर 3 डायरेक्शंस मिलेंगी। तो स्पेस में मुझे कितनी डायरेक्शंस मिलेंगी, आप बोल सकते हो स्पेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 डायरेक्शंस होती हैं। प्लेन में एक कंपोनेंट होता है या एक डायरेक्शन होती है, सॉरी दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो डायरेक्शंस होती हैं। एक्सिस में एक कंपोनेंट होता है या एक डायरेक्शन होती है। इज इट क्लियर, हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है। अब मुझे पता है फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे फोर्स की जो वेक्टर दे दिया वो दिया 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज़ म्यूट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊँ, ये बोलता है कि 8 न्यूटन चलेगा ये टूवर्ड्स आई। तो आई हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है, तो आई 8 आई यहाँ पर आ गया हमारा। फिर वाई के कोऑर्डिनेट में चलेगा 7, लेकिन कितना 7, प्लस का 7 ऑफ कोर्स। तो ये प्लस का 7 चला ये वाई के ऊपर। फिर ये हमारे पास जेड को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स के अलोंग आई बनता है, वाई के अलोंग जे बनता है, जेड के अलोंग के बनता है। तो जेड का वेक्टर क्या है, 8 के है, तो यहाँ पर कोई जेड का होगा तो 8 के हमारे पास यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ पर निकलेगी, तो मैं ऑफ कोर्स फाइंड कर सकती हूँ। मैंने बोला था कि मेरा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड इक्वल, आप अंडर रूट लगा लो, इन सब कोएफिशिएंट का आप स्क्वायर ले लो। कोएफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर प्लस, फिर कोएफिशिएंट क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अंडर रूट में आए खुलकर आए, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन। फिर आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप वेक्टर लोगे, ए वेक्टर जो कि हमारा ये रहा वेक्टर। तो हमारे पास 8 आए प्लस 7j प्लस 8k, और आप इसको पूरे को डिवाइड करवा लोगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड, जो हमारे यहाँ पर आंसर आया होगा। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से आप x लिख लेती हूँ यहाँ पर, जो आंसर आया होगा ये आपका होगा यूनिट वेक्टर। तो मुझे बताओ, इज इट इजी टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर। कैन यू प्लीज रिपीट इट, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला रिपीट करना है, ठीक है, मतलब यहाँ से आप यू वांट मी टू रिपीट, है ना। चलो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब क्या मतलब है इसका, 8 आई प्लस 7j प्लस 8k। हमने बोला ये हमारे पास आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर x की इन्वॉल्वमेंट हो, y की इन्वॉल्वमेंट हो और z की इन्वॉल्वमेंट हो,
दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल रहे होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जो भी यूनिट वेक्टर बनता है हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस एक्सिस की होती है? एक्स एक्सिस की होती है, वाई एक्सिस की होती है, जेड एक्सिस की होती है, क्योंकि मेजर जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो अगर एक्स के अलोंग आपकी डायरेक्शन हो रही है, अगर एक्स के अलोंग कोई वेक्टर मूव कर रहा है, कोई फोर्स एक्स के अलोंग लग रही है, तो आप उसको डिनोट करवाते हो आई कैप से। मतलब जो आपका यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर होगा, जो आपको डायरेक्शन देगा वो देगा आई कैप। फिर अगर आप वाई के अलोंग मूव कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन देगा जे कैप। फिर आप जेड के अलोंग मूव कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन देगा जेड केप। तो हमारे पास बेसिक टर्म्स आ गई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि हम कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर इक्वल्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो हमें ये पूरा वेक्टर दिया हुआ था, हमने इसको रख लिया न्यूमरेटर में, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करवाना है इसकी मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में आप इन सब कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लो और कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आप उसको डिवाइडेड में रख लो। दिस इज सिंपल हाउ वी फाइंड यूनिट वेक्टर। नाउ इज इट क्लियर टू यू, or do you want me to explain in more detail? Yes, it's clear enough. Thank you. No problem. Now one question is for you. It is related to the unit vectors. Since unit vectors के बहुत ज़्यादा questions आते हैं, बहुत ज़्यादा question. अभी एक question हमारे पास आ जाता है, वो question कौन सा है हमारे पास, देख लेते हैं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कोई ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब ए वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i कैप, ठीक है, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यू नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k का। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है मैग्नीट्यूड फाइंड करके। यू गाइज हैव योर 2 मिनट्स, आप लोग सॉल्व करो और मुझे 8:45 पर अपना आंसर बताओ। उसके बाद हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे यूनिट वेक्टर का। दिस इज़ वेरी इजी। इफ़ एनीवन इज़ डन, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। यू कैन नॉट ड्रॉप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स सिंस आई विल नॉट बी अवेलेबल टू सी योर आंसर्स। तो आप लोग बता सकते हो। इज़ एनीवन डन? इट्स 8:45। एटलीस्ट ट्राई करो, अपने आंसर्स बताओ ताकि हम फिर सॉल्व करने चलें। किसी ने एटलीस्ट ट्राई भी किया है सॉल्व करने का? चलो अब हम इसको सॉल्व करके ट्राई करते हैं। हमें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है?
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हमें ऑफ कोर्स दिया हुआ है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि अंडर रूट में आप इन सब के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लो। तो 3 का स्क्वायर आ गया प्लस, और फिर 4 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। 16 और 9 को ऐड करोगे 25, 25 और 25 को ऐड करोगे 50 आएगा। अब 50 को आप और कैसे लिख सकते हो, आप 50 को लिख सकते हो या मैं 50 को अगर ब्रेक करूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, 5 का स्क्वायर और इंटू 2 कर सकती हूँ मैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी डायरेक्ट 50 मिल जाएगा। तो मैं 50 को ऐसे भी ब्रेक कर सकती हूँ। अब स्क्वायर का ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 बच गया। तो अंडर रूट 50 को मैं 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकती हूँ। अब बस मुझे फॉर्मूला में पुट करना है, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। तो ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर हमारे पास क्या था, 3i प्लस 4j प्लस हमारे पास था 5k। ठीक है, इसको डिवाइड करवाना है हमारे मैग्नीट्यूड से, जो कि हमारा आया 5 अंडर रूट 2। अब 5 अंडर रूट 2 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हर न्यूमरेटर के बाद। तो 3 अपॉन आ गया 5 अंडर रूट 2, ये पूरा आई आ गया, प्लस फिर 4 हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट 2, जे आ गया, और प्लस 5 आ गया 5 अंडर रूट 2 के आ गया, और 5 को कैंसिल भी कर सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बन जाएगा। इजंट इट ईजी, मुझे बताओ, ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी आप लोग बता सकते हो इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सिंस अभी हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पर मूव करने जा रहे हैं। इसका यूनिट वेक्टर का एक मुश्किल क्वेश्चन, आगे चलें? yes. ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है नेस्ट में, NET 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि यू नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर which is parallel to किसके पैरेलल है, 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है होल a वेक्टर से प्लस b वेक्टर। ठीक है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि आपका a वेक्टर की इन लोगों ने वैल्यू दी हुई है, क्या है आपकी a वेक्टर की वैल्यू 3,7,0 और b वेक्टर की इन्होंने वैल्यू आपको दी हुई है 4,-1,2। अभी मैंने आप लोगों को ऑर्डर पेयर फॉर्म से वो जनरल फॉर्म में नहीं करवाया, तो मैं पहले आप लोगों को खोलना सिखा लेती हूँ। अब देखो, ये जो 3 होता है ना, ये हमारे फर्स्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, आई के कंपोनेंट को। तो आप 3 को 3i भी लिख सकते हो। फिर प्लस का 7 है, ये हमें जे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लस 7j। फिर ये जो थर्ड कंपोनेंट है वो के को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं 0k लिखूँ या मैं कुछ भी ना लिखूँ, इट डजेंट मैटर ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मैं इसको ही खोलूँ तो मेरा 4i हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस का j हो जाएगा, माइनस का 1j लिखो या माइनस का j लिखो, डजेंट मैटर। फिर प्लस का 2k है। मुझे बताओ, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म से जनरल पेयर फॉर्म में खोलना इज इजी और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? यस गर्ल्स, डिड यू अंडरस्टैंड इट? जल्दी जल्दी बताओ, हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई एम सॉरी, अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, इट्स ओके। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें ओके ओके, आई एम सॉरी, आई कुडंट लिसन। तो अभी मुझे आवाज़ आई, यस यस यस, ठीक है, आपको मतलब इजी लगा। अब मुझे वेक्टर ऑफ कोर्स फाइंड करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो किसी एक वेक्टर का निकलेगा ना, किसी 2 वेक्टर्स का साथ में यूनिट वेक्टर कैसे निकल सकता है? तो पहले तो मुझे इस पूरी टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मुझे 2 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, इस पूरे a वेक्टर से। तो 3i आ गया प्लस 7j आ गया। अब 0k लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर, तो मैं नहीं लिख रही। फिर प्लस करवाना है, प्लस का फॉर्मूले का आ गया b वेक्टर मेरे पास क्या है, 4i माइनस का j
और प्लस का 2k। ये अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल इसको ही लिख लिया है 2a प्लस b को। 2 की जगह 2 आ गया, a वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू पूरी आ गई, प्लस b वेक्टर की जगह उसकी पूरी वैल्यू आ गई। अब आओ सॉल्व करते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पर भी चलेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i हो गया, प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14j हो गया। ठीक है, प्लस करवा दो किससे, 4i माइनस j प्लस 2k। ये हमारा b का सिंपल वेक्टर आ गया। अब सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर लो, i के कंपोनेंट्स को, 6i प्लस 4i इज 10i। ठीक है, फिर 14j माइनस j इज 13j प्लस का 13j, और फिर यहाँ पर k का कोई कंपोनेंट नहीं है तो छोड़ दो, और यहाँ पर है तो प्लस का 2k आ गया। अब ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आया है, 2a वेक्टर प्लस b। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो भाई अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसका वेक्टर आप फाइंड कर लो। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, इस पूरे वेक्टर को आप रखोगे, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम दे दूं c वेक्टर, तो इस पूरे वेक्टर को रखोगे डिवाइडेड बाय इस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया, कौन सा, हम वेक्टर को लिख लेते हैं 10i प्लस 13j प्लस 2k। मुझे इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगी, अंडर रूट इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 13 का स्क्वायर इज 169 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 का स्क्वायर इज 4। जब आप इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 273। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 273। आप इसको अंडर रूट 273 में रख लो, और अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऐसे कर लो 10 अपॉन अंडर रूट 273 आई, और प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 273 जे, और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 273 के। लेट मी नो इफ इट इज़ क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैं आप लोगों को बोल रही थी कि डिफिकल्ट है। समझ आया है तो हम लास्ट क्वेश्चन पर करें, तो बस हमारा ये यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। चलें आगे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। चलो आप लोग नहीं बता रहे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप यस यस बोल रहे होते हो तो मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं बार बार पूछ रही होती हूँ। इट्स ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी नाइस। फाइंड अ वेक्टर, हमें वेक्टर को फाइंड करना है। अब देखो वेक्टर को फाइंड करना है, किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड नहीं करना है। इन लोगों ने ये नहीं बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला नहीं बनाओगे कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अब इन लोगों ने बनाया कि फाइंड अ वेक्टर दैट हैज, जिसके पास मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर से, और डायरेक्शन वेक्टर या डायरेक्शन इक्वल है एज ऑफ बी। क्या मतलब है, आपको वेक्टर x फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर से इक्वल है, और जिसकी इस x वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो b वेक्टर की डायरेक्शन है। तो मुझे बताओ पहले ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। और इन लोगों ने a वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, b वेक्टर की भी वैल्यू दी हुई है। a वेक्टर इन लोगों ने दिया हुआ है 2i प्लस या माइनस j और प्लस k, ये हमारे पास a का वेक्टर है, और b का इन लोगों ने वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i प्लस का 4j और प्लस का k। हमें इन लोगों ने a b दोनों वेक्टर्स दे दिए, और हमें x वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर के इक्वल है और डायरेक्शन b वेक्टर के इक्वल है। मुझे बताओ अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सेंस अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन समझ आया? तो अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप खुद ही कर लोगे, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू इट। बोला है कि कोई x वेक्टर है, और हमें पता है किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है
वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर ए का है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर बी की है, मतलब बी कैप। आप फाइंड कर सकते हैं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के इक्वल है इस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस, तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा क्योंकि हम प्लस लगाते हैं, और -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जिसके ऊपर भी लगा लो प्लस में आंसर आता है। फिर दोबारा 1 का स्क्वायर 1, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6। तो हमारे पास जो ए का मैग्नीट्यूड आया है वो 6 है। तो इन्होंने बोला था कि जो एक्स का मैग्नीट्यूड आएगा ना वो भी हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो मतलब 6 इसका आंसर है, √6 इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मुझे एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब मेरे पास बची डायरेक्शन, और डायरेक्शन ये जो आएगी वो आएगी बी कैप से, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर मैं फाइंड कर लूँ, और डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, बी कैप इक्वल वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये पूरा वेक्टर क्या है, ये पूरा वेक्टर मेरे पास है 3i + 4j और +k। ठीक है, ये मेरा पूरा वेक्टर है, और इसके ही मैग्नीट्यूड से मुझे डिवाइड करना है क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और +1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 25 + 1 26 के इक्वल है, और इसको डिवाइड करवा लिया 26 से। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो 3/36 i + 4/26 j प्लस k/26 या 1/26 के। तो ये हमारे पास आ गई बी की डायरेक्शन, जो कि कंसीक्वेंटली या डायरेक्टली हमारे पास एक्स वेक्टर की भी डायरेक्शन है, मतलब एक्स कैप भी है। तो अगर मैं पूरे अपने एक्स वेक्टर को लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन से इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो कि √6 आया, तो ये आ गया √6। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या आई हमारे पास, इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है, मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी डायरेक्शन है 3/√26 आए, फिर है हमारे पास +4/√26 j, और फिर +1/√26 k। ये मेरे पास पूरा आ गया मेरा एक्स का वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट, वॉजंट इट ईजी, बोलो। अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है अभी तक, यूनिट वेक्टर, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, या आपके पास इक्वल वेक्टर्स में, क्योंकि आज हमने 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किए और बेसिक इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स किया, तो आप लोग पूछ सकते हो, सिंस यहाँ पर हमारी क्लास आज की एंड होती है कोई क्वेश्चन?